आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर एमीन्स या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट होती है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, इसमें हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएजेंट होती है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट केमिकली हिंसबर्ग रिएजेंट को कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सल्फोनाइल क्लोराइड मतलब उसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होगी। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये होती है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एमीन्स के अगर स्ट्रक्चर बात करें तो ये बेसिकली ऐसे होती है, 2 डिग्री एमीन ऐसे होती है और 3 डिग्री एमीन होती है ऐसे। तो इन तीनों टाइप के एमीन्स को अलग करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली रिएक्शंस होती कैसी हैं। इसके अगर मैं समरी की बात करूँ, समरी क्या होती है रिएक्शन की, या फिर रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा, अगर आप प्राइमरी अमीन लेते हो उसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग HR लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग HR लिखेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट देंगे तो यहाँ पे आपके पास में सॉल्युबल होगा। उसके बाद में KOH सॉल्यूशन देंगे तो वो आपके पास में सॉल्युबल होगा। अगर आप सेकेंडरी अमीन यूज़ करते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट दोगे तो ये भी सॉल्युबल होगा, लेकिन KOH सॉल्यूशन देने पे इनसॉल्युबल होगा। अगर आप टर्शरी अमीन लेते हो, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट देते हो तो यहाँ पे वो इनसॉल्युबल होती है। अब यहाँ पे बात है कि रिएक्शंस बेसिकली होती कैसे है, क्यों प्राइमरी अमीन जो है दोनों रिएजेंट में सॉल्युबल है, क्यों सेकेंडरी अमीन KOH में इनसॉल्युबल है। हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली होती कैसे है। मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, प्राइमरी के लिए हम लोग लेंगे मिथाइलअमीन लेते हैं, सेकेंडरी के एग्जांपल हम लोग लेंगे डाइमिथाइलअमीन लेते हैं, और टर्सरी के लिए हम लोग लेंगे ट्राइमिथाइलअमीन ले लेते हैं। टर्सरी के लिए ट्राइमिथाइलअमीन लेंगे। ये 3 एग्जांपल पकड़ते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन के लिए, जब आप CH3NH2 उस पर आप जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जब देते हो, मतलब जब आपने क्लोरीन दिया तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। तो चलिए एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं। तो सल्फर के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा। तो बेसिकली आपके पास में क्या क्या चीज़ें बन के आई, अभी जो रिएक्शन होगा तो ये बेसिकली कुछ ऐसे होगी देखने में।
अब क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहली बात, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होती है और पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होती है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन वाले को लिबरेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैप्चर कर लेगा। तो चलिए, कैप्चर ऐसे हो गया, नाइट्रोजन है वो वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या होगा, अब अगर हम बात करें कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा और क्लोरीन जो है बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप, क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई। सबसे पहले बात कि यहाँ से प्रोटॉन लिबरेट हुआ और यहाँ से क्लोराइड लिबरेट हुई। तो हम लोग अभी जब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें लिबरेट हुई, यहाँ से माइनस लगाएंगे क्योंकि बाहर जा रही है रिएक्शन मीडियम से। तो ये Cl माइनस और दूसरा माइनस H+। तो इसको कभी कभी हम लोग माइनस HCl भी लिख लेते हैं क्योंकि दोनों बेसिकली उसी फॉर्म में कॉम्बाइन होकर निकल जाएगी। H+ निकला नाइट्रोजन से और Cl माइनस निकला यहाँ से। इस बॉन्ड को जब टूटेगा तब यहाँ से Cl माइनस लिबरेट होगी। तो फर्दर आपके पास में तो रिएक्शन प्रोडक्ट क्या क्या बची, सल्फर है, यहाँ पे NHCH3, यहाँ पे आपके पास में है ऐसा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो एमीन का जो हमने जो पार्ट यहाँ पे लगाया है, इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी भी है। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो वाली एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा और ऊपर से नाइट्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये जो है ये दोनों डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में आएगी, तो उससे इस हाइड्रोजन की एसिडिटी और भी इंक्रीज होगी, या फिर जो रिजल्टिंग कंजुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होगी। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो सिंस प्राइमरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्राइमरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट में सॉल्युबल होगा, जैसा कि इसमें हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि जब हम लोग इसमें एल्कली डालेंगे, तो प्रोडक्ट तो आपके पास में ये हुई, जब हम लोग एल्कली डालेंगे तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जब हम लोग इसमें एल्कली डालेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट को बना लेते हैं। ये फिनाइल रखते हैं इसको। जब हम लोग इसमें एल्कली डालेंगे, KOH डालेंगे, तो ये वाली जो हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि ये एसिडिक है। तो रिप्लेस होने के बाद में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो आपके पास में ये नाइट्रोजन जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया। और पोटेशियम के पास पॉजिटिव चार्ज होगी क्योंकि ये K+OH- इसी के फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो ये K+ जाके इस नाइट्रोजन के साथ जाके सट जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे कुछ एक कंपाउंड हो जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये एक सॉल्युबल कंपाउंड के फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा -K+, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी जो कि सॉल्युबल है। तो हमने देखा कि जब हमने प्राइमरी अमीन दिया तो हिंसबर्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में भी सॉल्युबल है, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसको जब हमने एल्कली के साथ ट्रीट किया तब भी वो सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि जो एमीन है, प्राइमरी अमीन के पास दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड देने पे एक एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी, तो उसके पास में बची कितनी, और दूसरी एक हाइड्रोजन है उसके पास में जो एसिडिक है। तो एल्कली देने पे वही एसिडिक हाइड्रोजन फिर से उसके सॉल्युबिलिटी की रीज़न होती है। अब अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें,
इस एग्जाम्पल को लेने की हमने बात की थी। इसको जब आप देंगे, इसको जब आप BSC मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जब आप इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड देंगे तो मैं डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। प्रोडक्ट क्या होगा, होल ट्वाइस NS डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे बेसिकली एक pH आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो नाइट्रोजन है इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ये तो सॉल्युबल है क्योंकि ये जो है वो रिएक्ट कर गया हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, लेकिन सिंस इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो जब आप इसको KOH दोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए मिनिमम एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि प्राइमरी अमीन के केस में थी, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो आपके पास में इनसॉल्युबल हो जाएगी। उसके बाद जब हम लोग 3 डिग्री की बात करें, अब 3 डिग्री के केस में जो है एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है अगर आप इसको हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दोगे वो उसके साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी, नो रिएक्शन। तो ये जो है वो यहाँ पे इनसॉल्युबल है। तो यहाँ से हम लोग जो है 3 स्टेप में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या फिर सेपरेट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को बाय यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की ओर। हमारा दूसरा टेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्यों होता है? फॉर प्राइमरी अमीन बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। यहाँ पे रिएजेंट हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। यहाँ पे आपके पास में रिजल्ट क्या ऑब्टेन होती है? रिजल्ट ऑब्टेन होती है ऑफेंसिव ओडर ऑफ आइसोसाइनाइड, मतलब ये वाला आइसोसाइनाइड होता है, इसकी ऑफेंसिव ऑर्डर हमें मिलती है। तो बेसिकली अगर हम लोग समरी की बात करें तो समरी बेसिकली क्या है रिएक्शन की? अगर आप कोई भी प्राइमरी अमीन लेते हैं उसमें KOH अगर हम लोग देंगे, मतलब CHCl3 और KOH हमने दोनों दिया एक साथ, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगी CH3 NC, CH3NC यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसकी स्मेल जो है वो ऑफेंसिव होती है। सिर्फ एलिफेटिक ही नहीं, एरोमेटिक के केस में भी होती है। अगर आप एनिलीन लेते हो, उसको आपने अगर ऐसा दिया तो वो भी आपके पास में फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगी। इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, तो वही बनेगी। ठीक है, तो ये थी कार्बाइल अमीन रिएक्शन की समरी। नेक्स्ट हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे, ये जो लास्ट एक टेस्ट होगी जो कि यूज़ किए जाती है जब हम लोग डाइस के बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये तीसरी टेस्ट होगी। तीसरा टेस्ट है एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट से हम लोग क्या डिफरेंशिएट करेंगे? ये किसके लिए पॉजिटिव होती है? पॉजिटिव ओनली फॉर 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी ले सकते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स।
ठीक है। यहाँ पे हम जो है कुछ सर्टेन सेट ऑफ रिएजेंट यूज़ करते हैं। तो रिएजेंट बेसिकली क्या क्या होती है? पहला NaNO2 HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हम लोग ट्रीट करते हैं। इसके बाद में सेकंड में हम लोग ऐड करते हैं बीटा नैप्थॉल सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड में आपके पास में एक डाई प्रोड्यूस होगी। तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा, आपके पास में ऑरेंज रेड डाई। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे है? फॉर एग्जांपल अगर आप एनिलीन लेते हो, एनिलीन लेके ये रिएक्शन हम लोग ट्राई करते हैं। एनिलीन के केस में अगर आप देते हो NaNO2 HCl इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगी। इसके साथ अगर आप बीटा नैप्थॉल दोगे, अब बीटा नैप्थॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बेसिकली ऐसे होती है। एक नैप्थलीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बीटा पोजीशन पे यहाँ पे हम लोग OH देंगे। इसी को बीटा नैप्थॉल कहते हैं, इसी को हम लोग बीटा नैप्थॉल कहते हैं। तो बीटा नैप्थॉल देने पे जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो इस पोजीशन पे होगी। ये होगी, और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो होती है बेसिकली ऑरेंज या फिर रेड कलर की डाई होती है, ठीक है। रेड कलर की डाई होती है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। यहाँ पे आपके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। और दूसरी बात कि ये जो बेसिकली है, ये डायज़ोनियम सॉल्ट एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंगली उसी जगह अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। और ऊपर से 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन्स क्यों नहीं देते? 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन्स फॉर्म अनस्टेबल डायज़ोनियम salt, so do not give this test. एलिफेटिक एमीन्स क्या होती है कि बेसिकली अगर आप मिथाइलामीन लेते हो और उसको अगर आप ट्रीट करते हो ये रिएजेंट के साथ NaNO2 HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो इसकी जो डायज़ोनियम कंपाउंड जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही लेस स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। फेनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस होती है डायज़ोनियम, ये जो N2+ कंपाउंड है इसकी, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन एलिफेटिक के केस में तो ये फैक्टर नहीं है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होती है। तो इसको ये क्या होती है, बहुत जल्दी ये हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद में CH3OH और यहाँ पे N2 गैस रिलीज होता है। जैसे आपको पता होगा कि जो N2+ ग्रुप है वो बहुत ही अच्छी लिविंग ग्रुप है, इसलिए अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी, N2 ग्रुप हमेशा जो है लीव कर जाएगी, हमेशा एस्केप कर जाएगी और आपके पास में एक कार्बोकेटन फॉर्म कर जाती है। फिनाइल के केस में तो रेजोनेंस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है स्टेबिलिटी के लिए, तो डायज़ोनियम उसके केस में सिग्निफिकेंटली स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग कोल्ड कंडीशन भी यूज़ करते हैं, ताकि अगर भी थोड़ी सी चांसेस होंगी इसकी हाइड्रोलिसिस होने की, वो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा अगर रिएक्शन बहुत ही लेस टेम्परेचर में आप प्रोसीड करवा रहे हो। तो एलिफेटिक एमीन्स इसलिए रिएक्शन नहीं देते
क्योंकि उनमें जो है हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है रादर दैन सब्सटीट्यूशन। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद में वो लोग अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन जो है यहाँ पे रिलीज होती है। अगर आप लोग देखोगे इसको और भी हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होने के कारण एंट्रोपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। किसी भी प्रोसेस में अगर एंट्रोपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है तो उस प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस होने की चांसेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ये रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी रादर देन सब्सटीट्यूशन एट बीटा नेप्थॉल। जैसे हमने एक चीज़ कहा था कि इस पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं होती। ये पार्शली ट्रू है, ये स्टेटमेंट जो है पार्शली ट्रू है। अगर आपने इस पोजीशन को ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दिया है, तो अगर सब्सटीट्यूशन होनी है तो वो इसी पोजीशन पे होगी, इसी पोजीशन में सब्सटीट्यूशन नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगर दोनों प्लेसेस खाली हैं, दोनों प्लेसेस एम्प्टी हैं, तो यहाँ पे जो है आप इसी जगह पे सब्सटीट्यूशन करवाओगे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे लेस है। तो दिस वाज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स।